पार्टी से ऑफर आ रहे हैं कि 2027 में आपको विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करना है, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। कि मूल निवास भू कानून जो संघर्ष समिति बनी थी, इसके क्या उद्देश्य थे और कितने उद्देश्य अभी तक पूरे हो पाए? राजधानी के नाम पर सरकार फुटबॉल का गेम खेल रही है। चुनाव से ठीक पहले आप पे किसी ने हमला कर दिया, बाद में कुछ और खबर आई कि ये हमला मोहित डिमरे ने खुद कराया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप इस राज्य में 25 सालों में स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, आपने उसी पार्टी को क्यों छोड़ दिया? यूसीसी से हमारी संस्कृति पर बहुत बड़ी चोट पहुंची है कि जब इस समय सत्र हुआ तो एक भी विधायक ने गैरसैंण राजधानी की बात क्यों नहीं की। सत्ता पक्ष तो एक तरह से दमन ही करते हैं। हमारे राज्य में जो भूमि कानून है वो एक जैसा होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र का भूमि कानून अलग है, शहरी क्षेत्र का भूमि कानून अलग है। हम अपना भूमि कानून चाहते हैं। जब जब मुख्यमंत्री के विरोध में या सरकार के विरोध में आवाजें उठती हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। शहरी क्षेत्रों में इस भूमि कानून का कोई महत्व ही नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिली पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ राकेश चौहान। आज की पॉडकास्ट की शुरुआत मैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा। हो गई है पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये हर सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करने वाली शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संस्थापक एवं संयोजक एवं स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी, जो कि लगातार जन मुद्दों को लेकर आंदोलनरत रहते हैं और लगातार जन मुद्दे उठाते हैं। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहित भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द हिली पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मोहित भाई, आपको मैं बधाई दूंगा कि हाल ही में शादी हुई है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो शादी के बाद एकदम हनीमून पर जाते हैं और मोहित डिमरी हैं, उसके बाद तुरंत फिर आंदोलन में कूद पड़ते हैं, तो इसमें क्या है आपके? देखिए, जीवन में हमने एक संघर्ष का रास्ता अपनाया है और लगातार जनता के लिए हम सड़कों पर लड़ रहे हैं, तो ये संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जीवन की अपनी बहुत सारी हमारी जो चीज़ें चल रही हैं वो अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन अगर हमने कोई अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाया है, कोई मकसद अपने जीवन का हमने बनाया है जी, तो उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लगातार उस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पहले हमारे लिए जो ज़रूरी है, अपने राज्य के लिए हम बेहतर काम करें, अपने राज्य को सही दिशा में आगे ले जाएं, ये हमारे ये पहली प्राथमिकता है। बाकी जीवन में अपनी जो एक तरह से जो हमारा एक पक्ष है वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे लिए क्या मायने रखता है उस पर हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जी, मैं आपकी अगर बात करूं तो आप पत्रकारिता के छात्र हैं। पत्रकारिता का छात्र एक आज कहाँ इतनी बड़ी उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम हिस्सा है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आपने राजनीति की शुरुआत कैसे करी है? देखिए, 10 साल मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा और टीवी चैनल में मैंने काम किया, प्रिंट मीडिया में मैंने काम किया, डिजिटल मीडिया में काम किया। पेशे से मेरे फादर पत्रकार हैं और उन्हीं की विरासत को हमने आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश रही। और जब हमने पूरे प्रदेश के हालात देखे, उत्तराखंड की स्थिति देखी, तो हमें लगा चलो पत्रकारिता के जरिए हम लगातार जन मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन के जरिए या फिर किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़कर संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पे अधिक दबाव बनता है। तो हमारे अंदर यही सोच थी कि पत्रकारिता एक पक्ष हो सकता है सरकार तक बात पहुंचाने का, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने ये कोशिश की सड़कों पे आंदोलन के जरिए क्षेत्रीय पार्टियों से जुड़कर किसी तरह से संघर्ष करके सरकार तक जनता की समस्याओं को रखा जाए। और ये मानकर चलिए कि 2017 में हमने एक शुरुआत की गैरसैंण राजधानी की,
और लगातार तब से हमारा संघर्ष चल रहा है। गैरसैंण राजधानी का संघर्ष अभी हमारा जारी है। उसके बाद हमने मूल निवास भूखंड का भी आंदोलन किया। इसके साथ ही साथ तमाम जनता के मुद्दों को हम लगातार उठा ही रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस राज्य में बदलाव के लिए इस व्यवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो एक हमारे पास एक हथियार है कि हम जनता की आवाज़ बने, सड़कों पे लड़ें और जनता का विश्वास हासिल करें। तो यही कोशिश अभी हमारी है कि हम जनता तक अपने बात को रखें, अपनी सोच को रखें, अपने विजन को रखें और आने वाले समय में इस व्यवस्था को बदलाव की ओर ले जाएं। तो यही कोशिश है। और रहा सवाल पत्रकारिता का, मासकॉम श्रीनगर गढ़वाल से मैंने किया है और जो पत्रकारिता से जुड़े हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से इस जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, मैं उनको देखता हूं लगातार। और मेरा यही कहना है कि पत्रकारिता भी एक ऐसा पेशा है जहां हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। और जो हमारा सामाजिक फील्ड है, जो हमारा पॉलिटिकल फील्ड है, ये भी अपने तरह से एक नई दिशा समाज को दे सकता है। फिलहाल अभी हम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बाकी लिखने पढ़ने का जो हमारा अपनी एक जो हम लोग लगातार करते आए हैं, उसमें हम लगातार लिखते बोलते रहते हैं। वो हमारा जो पत्रकारिता से जो हमारा अनुभव है, जो हमने सीखा है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमें अपने इस सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मिल रहा है। मोहित भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, जिला पंचायत सदस्य का, लेकिन आपने बाद में वो फैसला चेंज कर दिया जी। 2007 अभी इससे पहले वाले में। अच्छा, जब आपने शुरुआत करी थी राजनीतिक जीवन की। लेकिन मैं जिला पंचायत चुनाव लड़े थे आप। हाँ। लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला मुझे उसमें कि अच्छा हाँ, मैं इसमें आपको बताता हूँ जी। इससे पहले जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें मैंने अपने वार्ड से, जो हमारा सौरा जवाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। बिल्कुल। और उस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत का टिकट ऑफर हुआ। और ये उस समय की बात है जब मुझे अपने वार्ड में कोई नहीं जानता था। मेरी माताजी उसी वार्ड से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही और मैंने तय किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा या फिर अन्य किसी राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीते। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता तो निसंदेह मैं चुनाव जीत जाता। लेकिन हमारी एक सोच स्पष्ट है, स्पष्ट सोच पहले से ही रही है कि राष्ट्रीय पार्टियों में जाकर हम इस राज्य को आगे नहीं ले जा सकते हैं, इस राज्य को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं दोषी रही हैं हमारे उत्तराखंड को इस स्थिति में लाने के लिए। तो पहले से ही सोच स्पष्ट रही है कि जिस राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड को गर्त में धकेला है, उन पार्टियों में तो शामिल नहीं होना है। यही वजह रही कि राष्ट्रीय पार्टियों से जिला पंचायत का टिकट उस समय नहीं लिया और चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव लड़ा 2022 में। तब मैं उत्तराखंड क्रांति दल में था। तो करीब 5000 लोगों ने मुझे अपना समर्थन दिया। और मैं ये मानता हूं कि हमें अपनी जो सोच है, जो विचार है, उस पर कायम रहना चाहिए। अभी मैं राष्ट्रीय पार्टी में चले जाऊं, क्योंकि ऑफर तो लगातार आते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आ रहे हैं। पार्टियों से ऑफर आ रहे हैं कि 2027 में आपको विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करना है, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। लेकिन हमने तय किया कि हम राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमने एक संघर्ष का रास्ता चुना है, उसी रास्ते को हम आगे ले जाएंगे, उसी सोच को जनता के बीच ले जाएंगे, उसी विचार को जनता के बीच ले जाएंगे। और जनता के हाथ में ताकत है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जनता हमारी इस भावना को समझेगी, हम लोग विश्वास जीतने में कामयाब होंगे और जो सोच को लेकर हम चल रहे हैं, जनता उसको समझेगी और हम पर भरोसा करेगी और इस राज्य में
जो क्षेत्रीय सरकार की हम बात करते हैं कि अपनी हमारी उत्तराखंड के लोगों की सरकार हो, जिसका कंट्रोल यहाँ की जनता के हाथ में हो, वो उसमें हम निसंदेह एक न एक दिन सफल होंगे और इसी मकसद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मोहित भाई, अगर बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, तो आपने यूकेडी के झंडे के तले अपना चुनाव लड़ा जी। अच्छा जन समर्थन में मिला, युवा भी काफ़ी आपके साथ दिखे। लेकिन इसी चुनाव में एक चीज़ और देखने को मिली कि आप जो चुनाव से ठीक पहले आप पे किसी ने हमला कर दिया, बाद में कुछ और खबर आई कि ये हमला मोहित डिमरे ने खुद कराया, तो इसमें कितनी सच्चाई थी? देखिए, चुनाव से 2 दिन पहले की बात है जी। तो जवाड़ी बाईपास पर कुछ लोग आए, हमला हुआ, वो सारी दुनिया ने देखा, सब कुछ देखा क्या घटना रही। उसके बाद किस तरह से हमारे ऊपर ही आरोप लगाए गए और हमें इसके लिए दोषी ठहराया गया, वो भी सभी ने देखा। लेकिन आप ये समझिए, मेरा जनाधार रुद्रप्रयाग में लगातार बढ़ रहा था, युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच लगातार पकड़ मजबूत होती जा रही थी। तो राष्ट्रीय पार्टियों को लगा कहीं मोहित डिमरी चुनाव न जीत जाए। अगर ये बंदा चुनाव जीत गया तो उनकी राजनीतिक जमीन, उनकी जो राजनीतिक करियर है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ये सोची समझी रणनीति के तहत ये हमला करवाया। किसने करवाया, क्या करवाया, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जो पार्टी सत्ता में है उनके पास पूरा तंत्र होता है। आप देखिए कि जो विपक्षी लोग हैं आज, उनके ऊपर सीबीआई, ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं। जो भी सरकार के विरोध में बात करता है, सरकार उन्हें किसी भी तरह से घेरने के लिए या उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाती है, जो भी सरकार के विरोध में काम कर रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि जब तंत्र इनके हाथों में है तो इन्होंने किस तरह से रिपोर्ट तैयार की और मेरे विरोध में सारी रिपोर्टें तैयार हुई और पुलिस इनकी है, सब कुछ तंत्र इनका है, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। तो अभी ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अभी जिला जज के यहाँ ये मामला चल रहा है और हम इसको लड़ रहे हैं लगातार। और मुझे पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर कि एक नए दिन हमें न्याय मिलेगा और सत्य की जीत होगी। बिल्कुल। अगर मोहित भाई, अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि एक कार्यकाल तो खत्म हो चुका है कि 2027 नज़दीक है, 2022 में चुनाव हुआ था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने यूकेडी के बैनर तले चुनाव लड़ा, तो क्या ये जल्दबाजी थी या आपकी चॉइस थी कि भाई मुझे यूकेडी के बैनर तले लड़ना है, या 2022 चुनाव लड़ने में आपने जल्दबाजी करी कि अभी थोड़ा और बारीकी सीखनी थी और थोड़ा अनुभव लेना चाहिए था राजनीति? देखिए, यूकेडी में जाने का तो मेरा निर्णय इसलिए भी था क्योंकि एक हमारे अंदर एक भावना यही रही कि उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई और हमारी सोच भी क्षेत्रीयता की रही कि क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर संघर्ष हमारा हमेशा से रहा है। तो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन था यूकेडी के रूप में, तो हम यूकेडी में शामिल हुए और यूकेडी के टिकट पे चुनाव लड़ा और अच्छा वोट हमको वहाँ पर मिला। पूरे प्रदेश भर में बहुत कम सीटें हैं, देवप्रयाग, द्वाराहाट और रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, ये कुछ चंद सीटें हैं जहाँ पर यूकेडी को थोड़ा बहुत वोट पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि आज भले मैं यूकेडी में नहीं हूँ, उस पार्टी से लेकिन रिश्ता गहरा रहा है और भावना रही है यूकेडी के प्रति। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे कि आज हम यूकेडी में नहीं है। लेकिन हमारी हमेशा सोच रही है कि अपने राज्य में, उत्तराखंड में, चाहे वो कोई भी हो, क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर संघर्ष होना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी आनी चाहिए। और अभी आपको पता ही है कि हमने एक उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया है, जिसका मकसद ही इस राज्य में एक नया विकल्प देना है जनता को क्षेत्रीय राजनीति का। उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल मोहित भाई, कई लोगों ने मेरे पास भी सवाल भेजा था ये कि मोहित डिमरी से जरूर पूछना कि जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, आपने उसी पार्टी को क्यों छोड़ दिया, उसी के साथ आगे क्यों नहीं बढ़े आप? देखिए, या उसको भी आगे बढ़ाते साथ साथ यूकेडी का भी और नाम बनता है, या अगर
रुद्रप्रयाग से सीट आती तो कहीं और जगह भी अच्छा काम हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये सवाल जो हमारे साथी पूछ रहे हैं जायज़ सवाल है, जी लेकिन इसके पीछे के कारण भी जानने जरूरी है। छोड़ने के पीछे कारण बिल्कुल। क्या है? जी देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति जो हमारी भावना है जी वो स्पष्ट है। जी हम तो आज भी बहुत इज्जत से, बहुत सम्मान की दृष्टि से उत्तराखंड क्रांति दल को देखते हैं और हमेशा देखेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल। इस राज्य को अगर के निर्माण में किसी दल ने सबसे बड़ा संघर्ष किया है तो उत्तराखंड क्रांति दल ने किया है। बिल्कुल। ये जग जाहिर बातें हैं। लेकिन रहा सवाल उत्तराखंड क्रांति दल में आज मैं क्यों नहीं हूँ, जी इसके पीछे भी कारण यही है, क्योंकि आपने देखा होगा जी उत्तराखंड क्रांति दल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में। लेकिन जब जब वहाँ पर नए लोग आते हैं, वो अपनी बात को मुखरता से रखते हैं। जी पार्टी के अंदर विरोध इस बात को लेकर करते हैं कि जन मुद्दों के लिए संघर्ष होना चाहिए, पार्टी लीडरशिप इस पर काम नहीं कर रही है, अगर आप सड़कों पर नहीं लड़ेंगे तो जनता का विश्वास नहीं जीतेंगे। हमारा विरोध इसको लेकर था। बिल्कुल। हमने इसी का विरोध किया कि जी और लीडरशिप पर सवाल उठाए कि आप क्यों नहीं मूल निवास के मुद्दे पे आप काम कर रहे हैं, क्यों नहीं आप भू कानून की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आप गैरसैंण राजधानी के लिए और भी सवाल पहाड़ के, जी क्यों नहीं आप संघर्ष कर रहे हो, क्यों नहीं आप सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ रहे हो। बिल्कुल। लेकिन जब हमारी बातें नहीं सुनी गई और हमने, आपने देखा होगा उसी बीच मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का भी निर्माण हुआ जी और हमारा मकसद यही था। उस समय तक हम यूकेडी में ही थे और हमारा मकसद था कि इस मूवमेंट के जरिए हम क्षेत्रीय पार्टी को, अपनी जो यूकेडी है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे थे पार्टी के अंदर, उनको ये सब कुछ हजम नहीं हो पाया। उनको लगा कहीं मोहित डिमरी आगे ना बढ़ जाए, उनको उनके अंदर ऐसी बातें आ गई जी कि मूल निवास संघर्ष समिति बन गई है और एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो रहा है, हजारों लाखों लोग इनके पीछे लामबंद हो रहे हैं। बिल्कुल। जो हम लोग मठाधीश बने हुए हैं इस पार्टी के अंदर, कहीं ना कहीं हमारा जो वजूद है वो संकट में आ गया है। तो उनको ये बात हजम बिल्कुल नहीं हुई, तो उन्होंने हमारे खिलाफ माहौल बनाया और यही कोशिश रही कि किसी भी तरह से उनको डैमेज किया जाए। तो हमने उस समय जो निर्णय लिया पार्टी छोड़ने का, हमने उत्तराखंड की जनता के हित में लिया। हमने कहा अगर हम यूकेडी में रहकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। और हमें लगा कि पहले हमारे उत्तराखंड है, यहाँ के लोगों के लिए जो हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मूल निवास भू कानून का मुद्दा हमारे लिए अहम है, उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए उस समय हमने यूकेडी छोड़ी। तो मोहित डिमरी जहाँ जिला पंचायत का चुनाव लड़के, उसके बाद विधानसभा चुनाव और उसके बाद सीधे प्रदेश की राजनीति में मोहित डिमरी सक्रिय हो जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मूल निवास भू कानून जो संघर्ष समिति बनी थी, इसके क्या उद्देश्य थे और कितने उद्देश्य अभी तक पूरे हो पाए हैं? देखिए, मूल निवास और भू कानून के आंदोलन के पीछे एक सोच है। वो सोच है कि हम अपने रिसोर्सेस को अपने हाथों में सुरक्षित रखें। हमारे अपने संसाधन हैं, हमारे अपनी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी अपनी जमीनें हैं, हमारे अपने रोजगार हैं। हमारा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का यही मकसद है कि किसी भी तरह से जिस मकसद को लेकर हमारा राज्य बना था वो मकसद पूरा किया जाए। आज आप देखिए कि हमारे जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके पास रोजगार की, नौकरियों के अवसर बहुत सीमित होकर रह गए हैं। हमारे जो जमीनें अपने लोगों के हाथों में सुरक्षित हुआ करती थी, आज आप देख रहे हैं होंगे कि वो जमीनें अब हमारे हाथों में नहीं है। उन जमीनों पर हमारे लोग नौकर चौकीदार की हैसियत से काम कर रहे हैं और तमाम तरह के जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं वो हमारे हाथों में तो बिल्कुल भी अब सुरक्षित नहीं रह गए। तो ये एक उद्देश्य को लेकर हमने संघर्ष आगे बढ़ाया, लोगों को समझाया कि हमारे लिए मूल निवास की कितनी अहमियत है, इससे हमारे बच्चों का, हमारी आने वाली पीढ़ी का कैसे भविष्य बनेगा, हमारी ज़मीनें हमारे हाथ में रहेंगी। तो जो हमारी लगातार डेमोग्राफी बदल रही है, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान खत्म हो रही है, वो कहीं ना कहीं तभी सुरक्षित रह पाएगी जब हमारे पास ज़मीनें हमारे हाथों में रहेंगी।
तो हम लगातार इस संघर्ष को आगे बढ़ाया, लगातार लोगों के बीच गए, लोगों को समझाया, तो इसका असर हुआ, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ, लगातार लोग हमारे साथ आंदोलन में जुटते गए और सरकार पे दबाव बनाया। सरकार एक लचीला भू कानून लाई जिसका हमने लगातार विरोध किया और लगातार संघर्ष हमारा आज भी जारी है मजबूत भू कानून को लेकर। हम तो सरकार से लगातार अब इस बात को लेकर डिमांड करेंगे कि हमारे राज्य में जो भूमि कानून है वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ग्रामीण क्षेत्र का भूमि कानून अलग है, शहरी क्षेत्र का भूमि कानून अलग है। हम अपना भूमि कानून चाहते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे राज्य में उत्तराखंड का कोई भू कानून नहीं है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून को ही अपने यहाँ लागू किए हुए हैं। अब हमारी सोच ये है कि जो 1950 में जब उत्तर प्रदेश के समय जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, उस दौर के कानून को अभी तक हम अपने कंधों पे ढो रहे हैं। अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। अब तो हमें अपना नया कानून चाहिए था जिसमें भूमि सुधार होता, जमीनें जो हमारे पहाड़ में बहुत सीमित मात्रा में है उसका विस्तार होता, जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीनें आवंटित होती। ये कोशिश होती कोई भी हमारा जो काश्तकार है जिसकी अपनी जमीन है वो भूमिहीन ना हो, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। भूमि बंदोबस्त होना चाहिए क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी कृषि भूमि है, कितनी बंजर है, कितनी अन्य तरह की हमारे पास जमीन है। तो अब हम इस बात को लेकर संघर्ष करेंगे कि हमें अपना भूमि कानून चाहिए, हमें यूपी का भूमि कानून नहीं चाहिए। अभी तक सरकार आप देख रहे होंगे कि कहती क्या है कि सरकार बोलती है कि हम मजबूत भू कानून ले आए। सरकार कुछ धाराएं होती हैं यूपी जमींदारी विनाश भूमि कानून की जिनमें फेरबदल करती है, बिल्कुल संशोधन होता है, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया और उसी को भूमि कानून मान जाता है। जैसे 154 धारा है, 143 है, बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें थोड़ा बहुत मामूली संशोधन सरकार कर लेती है और कहती है कि हम नया भूमि कानून बना दिया, मजबूत बना दिया। कुल मिला के जो अभी तक कानून बने हुए हैं इसको समझने की आवश्यकता है। एक हमारा शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर जो यूपी जमींदारी विनाश भूमि सुधार कानून है वो कहीं भी अप्लाई नहीं होता। ये कानून तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए बना है। अगर आप देहरादून क्षेत्र की अगर हम बात करें, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, अगर हम इसको गहराई से समझेंगे तो ताज्जुब होगा कि उत्तराखंड में लगातार निकाय क्षेत्रों का विस्तार होता जा रहा है। आपने देखा होगा जो देहरादून नगर निगम है, ये पहले इसमें 60 वार्ड होते थे और जब इसका विस्तार हुआ तो अब 100 वार्ड हो गए। और पूरे प्रदेश की मैं बात करूं तो करीब 385 गांव ऐसे होंगे जो पिछले 3, 4, 5 सालों में 385 गांव शहरी क्षेत्रों में शामिल हुए हैं। यानी कि कोई नगर पंचायत बना है, कोई नगर पालिका का विस्तार हुआ है, कोई नगर निगम बना है। तो लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है वो निकाय क्षेत्रों में शामिल होती रही है। तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्या है, इसको समझने वाली बात है। क्योंकि जो भूमि कानून है वो शहरी क्षेत्रों में वो एक तरह से अप्लाई होता ही नहीं है। शहरी क्षेत्रों में इस भूमि कानून का कोई महत्व ही नहीं है। अब आप सोचिए कि 385 गांव कुछ सालों में आपने शहरी क्षेत्रों में शामिल कर दिए और लगातार आप सीमाएं बढ़ाते जा रहे हैं निकायों की, तो किस बात का भू कानून? आज तो देहरादून में अगर आप देखेंगे या आप श्रीनगर नगर निगम देख लीजिए, अगर आप धारचूला मुंशियारी जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां की निकायों में देख लीजिए, आप किसी भी निकाय क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या कैंटोनमेंट बोर्ड हो, कोई भी हो, यहाँ पर कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति आज पहुंच जाए वो जितनी चाहे जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कर सकता है। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें 250 वर्ग मीटर है शायद अभी शहरी क्षेत्रों के लिए। नहीं,
शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अब आप देखिए ना जी, तो इसमें 11 जिले भी हैं, 11 जिले हैं, 2 लेकिन जिलों को छोड़ के। 2 जिलों को छोड़ के। अब देखिए जो 11 जनपद हैं भी माना, जी उन 11 जनपदों में जी ग्रामीण क्षेत्र कितना है और शहरी क्षेत्र कितना है, बिल्कुल इसको भी देखा जाना चाहिए। और जो जमीनें हमारी जो प्राइम लैंड है वो ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है। बिल्कुल अधिकतर जो प्राइम लैंड है हमारे पास वो शहरी क्षेत्रों में ही है। जी आप बांगड़ क्षेत्र से हैं, बिल्कुल। आप बताइए कि बांगड़ क्षेत्र में जी कोई भी उद्योगपति या कोई भी बाहर का व्यक्ति क्यों जमीन लेगा? सही बात, अगर वो आएगा भी वहां 250 वर्ग मीटर ले सकता है जमीन, बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र है। जी तो सरकार ने क्या साजिश की? सरकार ने लगातार जमीनों को बेचने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, जी करीब करीब 50,000 हेक्टेयर जमीन हमारी ऐसी है जी जो पिछले 4-5 सालों में निकायों में शामिल हुई है। तो सरकार ने लगातार नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों का विस्तार करते हुए सारी कृषि भूमि शहरी क्षेत्रों में शामिल कर दी और लगातार वहां जमीनों को लूटने का रास्ता खोल दिया। जी। कोई अपना रोजगार या कोई कारोबार खोलना चाहेगा तो शहरों में लेगा और अच्छी जमीनें लेगा, 250 वर्ग मीटर फिर किसी और के नाम से भी ले लेगा। इसके साथ तो और धांधली हो जाएगी जमीनों की। देखिए अभी इसमें क्या है कि जी जमीनों में जी जो 250 वर्ग मीटर की हम बात कर रहे हैं जी उसको तो हम सीधे तौर पे मान लीजिए कि माना मैं जी उत्तराखंड का निवासी नहीं हूँ, यानी कि मेरे यहाँ पर लैंड होल्डिंग नहीं है। हाँ। उत्तराखंड में मेरा कोई खाता खतौनी नहीं है और मैं बाहर से आता हूँ और यहाँ पे जमीन खरीदना चाहता हूँ। बिल्कुल। अगर मैं शहरी क्षेत्र में आता हूँ, चाहे वो नगर पंचायत, चाहे वो नगर पालिका, चाहे वो नगर निगम हो या कैंटोनमेंट बोर्ड हो, तो वहां पर मैं जितनी चाहे जमीन खरीद सकता हूँ। मैं हरियाणा से पहुंच गया, मैं पंजाब से आ गया, मैं दिल्ली मुंबई से यहाँ उत्तराखंड में आ गया, तो मैं इस क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में जितनी चाहे जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कर सकता हूँ, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र में आता हूँ तो वहां पर मैं 250 वर्ग मीटर आवास के लिए खरीद सकता हूँ। अब सरकार ने एक नई नीति बनाई है कि आपको एफिडेविट देना होगा कि परिवार में एक ही व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और ये बताना हो कि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरी जगह जमीन नहीं है। तो आप समझिए कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बाहर का आसानी से 250 वर्ग मीटर, उसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता भी नहीं है। माना उसी बाहर के व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में तो जितनी चाहे जमीन खरीद सकता है, उसको कोई पाबंदी तो है नहीं जी। अगर उसको ग्रामीण क्षेत्र में 12.5 एकड़ जमीन खरीदनी हो, यानी 5 हेक्टेयर करीब, तो आप ये मान के चलिए उसके लिए उसको जो पहले जिलाधिकारी से परमिशन लेनी होती थी जी। अब वो परमिशन लेने की आवश्यकता डीएम से नहीं है, वो शासन में सचिव से परमिशन लेगा। बिल्कुल। सचिवालय जाएगा, वहां से 12.5 एकड़ जमीन परमिशन लेगा कि मैं यहाँ पे स्कूल खोलना चाहता हूँ, हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ या कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये सोचें कि जमीनों पे रोक लगी हो। आसानी से आप अभी भी उत्तराखंड में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है, चलो ठीक है जी। हम ये बात मानकर चल रहे हैं कि किसी को 12.5 एकड़ जमीन चाहिए माना हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जी। और वहाँ पर वो स्कूल खोलना चाहता है, हॉस्पिटल खोलना चाहता है या फिर पर्यटन की गतिविधि करना चाहता है या अन्य तरह से इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो मुझे ग्रामीण क्षेत्र में आप बता दीजिए कितनी ऐसी जमीनें हैं जहाँ पर इंडस्ट्री लगी, स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुले या अन्य तरह की इंडस्ट्री लगी, किसी भी तरह की जी। इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर जिस मकसद से आपने भूमि ले रखी है, जमीन ले रखी है, अगर कुछ सालों बाद अगर वो नहीं दिखता है धरापल, तो ये सरकार वेस्ट हो जाएगी, समाहित हो जाएगी, लेकिन होता नहीं है ना। हम तो आपको कहीं ऐसे, अभी देखो झीलवाला का एक मामला हमने उठाया था, वहां पे पर्यटन के नाम पे जमीन ली गई जी। और जो जमीन लेगी पर्यटन के नाम पे, वहां पर उन लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ के भोले भाई लोगों को दिखाया कि ये प्लॉटिंग का काम हमने शुरू कर दिया, आप यहाँ पे अपने प्लॉट ले सकते हैं। प्लॉट के नाम पे उनसे पैसा लिया गया
और आज स्थिति देखिए कि जिन लोगों को प्लॉट के सपने दिखाए गए, पैसे एडवांस में ले गए, आज उनको जमीन कैसे मिल जाएगी? वो जमीन तो पर्यटन के नाम पे ली गई है जी। ये तो वही वाली बात हुई कि चांद पे जमीन दिला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हुए कि हमने स्कूल के नाम पे ले ली, हमने पर्यटन के नाम पे ले ली, इंडस्ट्री के नाम पे ले ली, लेकिन वहाँ पे बाद में प्लॉटिंग काम शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर आपने इस तरह के कानून बनाए हैं तो उसका फायदा क्या मिला है? ना कोई इंडस्ट्री लगी, ना कोई स्कूल खुला, ना कोई हॉस्पिटल खुला, ना कोई रोजगार मिला। ऊपर से जो जमीन आपको दी गई उसमें आपने प्लॉटिंग कर दी, जमीन बेच दी। और कई जगह ऐसे मामले आए कि आप जमीन नहीं बेच पाए क्योंकि ऊपर से सरकार का डंडा हो गया कि आप कैसे जमीन को बेच सकते हैं। और ऐसे में जिसने प्लॉट के नाम पे आपको पैसे दिए वो अब परेशान है, वो लोग लगातार हमारे पास आ रहे हैं। तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हम कभी भी इस बात के विरोधी नहीं रहे कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, स्कूल, हॉस्पिटल, उद्यानिकी, ये पशुपालन और कृषि, इसके लिए कोई भी जमीन देश में हमने कभी भी आपत्ति नहीं की। ठीक है, हमारे यहाँ रोजगार के अवसर सीमित हैं, रोजगार मिलना चाहिए हमारे लोगों को, लेकिन जब हम पूरा देखते हैं इसके पीछे कुछ और ही खेल चलता है। जी। तो जी मोहित भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ। तो कई सारे लोग ये बात भी बोलते हैं कि कोई बंदूक की नोक पे आपकी ज़मीन तो खरीदता है नहीं, है ना। तो इसमें तो आज मतलब जनता की जागरूकता की भी कमी है कि भाई अपनी ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए। तो जनता कैसे जागरूक होगी? क्योंकि आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, इतने सारे लोग आए कि भाई हमें मूल निवास भू कानून चाहिए, और वही लोग अगले दिन अपना प्लॉट बेचते हैं, तो फिर कैसे कंट्रोल होगा? नहीं, देखिए, इसमें जिम्मेदारी सरकार की बनती है और कानून बनाने का काम सरकार का है, विधानसभा का है। जनता तो भोली भाली होती है, लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, उनकी अपनी जरूरतें होती हैं। अब माना किसी की अपनी बेटी की शादी करवानी है, बच्चों के लिए उसको पढ़ाने लिखाने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो कई बार हमारे यहाँ लोग जमीन अपनी बेच देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति के हाथों को मजबूत करते, उसको उसी जमीन से रोजगार से जोड़ दें, तो ये स्थिति पैदा नहीं होती कि उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती और वहां चौकीदारी का काम करना पड़ता। स्थिति पैदा तब हो रही है जब सरकार ने ऐसी नीतियां उसके पक्ष में नहीं बनाई कि उसको अपने ही घर में रोजगार मिले, उसको अपने ही घर में नौकरी मिले। ऐसे कोई तो सरकार ने नीति बनाई नहीं। वो मजबूरी में अपनी जमीन बेचने के लिए एक तरह से विवश है। मजबूरी वश तो कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बेच रहा है, कौन चाहता कि उसकी जमीन इस तरह से बिके। लेकिन आप देखिए, अगर सरकार की नीति स्पष्ट होती, सरकार ये भी कर सकती थी कि जमीन न बेचकर लीज पे देने की व्यवस्था हो सकती है। सरकार ऐसे कानून में आते कि माना किसी व्यक्ति को होटल खोलना है और वो जमीन के लिए हमारे गांव में किसी व्यक्ति के पास है, तो अगर ऐसी नीति बनती कि हाँ भाई ठीक है, आप होटल खोलिए, कोई आपत्ति नहीं है, या आप स्कूल खोलिए, कुछ भी आप यहाँ पर करिए, आपको मैं जमीन लीज पे दूंगा और ये जमीन मेरे नाम पे ही रहेगी, लेकिन आप इसका किराया मुझे देते रहिए। तो इससे होता क्या कि जो जिसकी जमीन है उसको आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलती और उसकी जमीन भी सुरक्षित रहती। तो सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या कभी मूल निवास संघर्ष समिति ने प्रस्ताव भेजा है सरकार को कि इसमें ऐसे बिल्कुल, हमने ड्राफ्ट तैयार किया है और उसको सरकार को भी भेजा है। हमने रखी है मांगे कि जमीनें किस तरह से सुरक्षित रखी जा सकती हैं, लीज पे व्यवस्था आप कीजिए और अपना हमारा नया भू कानून बनना चाहिए। और जो हमारी ज़मीनें हैं पहाड़ की बहुत सीमित जो होते हैं, उसका विस्तार होना चाहिए, चकबंदी होनी चाहिए, भूमिहीनों को ज़मीनें मिलनी चाहिए और जो हमारी ज़मीनों की उत्पादक क्षमता है उस पर काम होना चाहिए कि ज़मीनों से रोजगार से लोग जुड़ें, कृषि बागवानी के क्षेत्र में काम हो, उपजाऊ हो ज़मीनें हमारी, ताकि हमारे यहाँ का पलायन रुके, लोगों को वहाँ पर रोजगार मिले। तो ये सारी सोच हमारी स्पष्ट है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके पीछे का मकसद यही है कि जमीनें हमारे अपने लोगों के हाथों में किसी भी तरह से सुरक्षित रहे। जी। जब आपने आंदोलन लड़ा था तो इसमें एक चीज़ और भी थी,
मूल निवास के बारे में कि हमें 1950 का मूल निवास चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें क्या था और आप क्या बदलाव चाह रहे थे इसमें जो अभी तक चल रहा है। देखिए, इसमें तो स्पष्ट यही है हमारा जी कि मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 रखी जाए और इसको लेकर राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन भी जारी है। जी और इसमें जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जी या फिर अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं जी उनको मूल निवास 1950 कट ऑफ डेट के आधार पर ही जी यहाँ पर रिजर्वेशन मिले। और जो यहाँ और भी लोग हैं सामान्य लोग, उनके लिए भी रिजर्वेशन नौकरियों में, रोजगार में हो, इस तरह की डिमांड हमारी सरकार से रही है। और जी आप देखेंगे कि जो हमारा ये मूल निवास को लेकर और को लेकर खासकर ये संघर्ष रहा है, जी इसको समझने वाली बात यह है कि आज हमारे अपने राज्य में जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए। बिल्कुल अब देखिए, कई बीच में अभी कई मामले ऐसे आए, हमारे सामने आए। जी यूपी में भी आपके शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट बने हैं और आप उत्तराखंड में भी शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट बना रहे हो और उसके आधार पे आपने यहाँ नौकरियाँ की हैं और अभी भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। जबकि मूल निवास 1950 कट ऑफ डेट को लेकर स्थिति स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति जिस भी राज्य का मूल निवासी होगा 1950 के आधार पर वो रिजर्वेशन का लाभ अपने ही राज्य में लेगा। हाँ मैं उत्तराखंड में हूँ जी और मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, तो मुझे उत्तराखंड में ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं यूपी चले जाऊंगा, वहाँ भी अपना शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना लूँ, या फिर मैं अन्य राज्यों में चले जाऊँ, शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना लूँ, उस आधार पे वहाँ पर आरक्षण का लाभ लूँ। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हमारे राज्य में बहुत सारे लोगों ने अपने ओबीसी के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं, शेड्यूल कास्ट के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं और इस आधार पे नौकरियां कर रहे हैं। इससे हमारे जो लोग अपने लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है। तो ये लड़ाई इसको लेकर है और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको ही पहले आरक्षण में उनको ही वरीयता मिलनी चाहिए, उन्हीं का हक है। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं वरीयता मिलनी चाहिए, उनके लिए भी रोजगार, नौकरियों में अवसर मिलने चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए, इसको लेकर संघर्ष है। जी मोहित भाई, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति संघर्ष तो कर ही रही थी, लेकिन इसके बाद आता है स्वाभिमान मोर्चा। तो मैं स्वाभिमान मोर्चा के बारे में जानना चाहूँगा कि इसका क्या उद्देश्य था, कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको एक नया दल बनाना पड़े, और क्योंकि बहुत सारे आंदोलन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बॉबी पवार हो चाहे त्रिभुवन चौहान हो, ये भी आपके साथ साथ सारे आंदोलन कर रहे थे और सब ने एक दल बनाया, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, इस राज्य में क्षेत्रीय राजनीति को एक बेहतर मंच देने के लिए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया गया और इसका नारा ही है कि संकल्प एक नए विकल्प का। हमारा मकसद है कि हम अपने उत्तराखंड में क्षेत्रीय राजनीति के बीज को, इसकी जो एक तरह से बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इस राज्य में राष्ट्रीय पार्टियां को स्थानीय जनता, हमारे लोग चुनाव जिता रहे हैं और क्षेत्रीय राजनीति की ओर जनता का झुकाव बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। हालांकि बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियों ने इसमें संघर्ष भी किया, लेकिन उन पर जनता विश्वास नहीं जता पाई। लेकिन हमने ये सोचा कि एक अपने राज्य में क्षेत्र राजनीति का बीज बोया जाना बहुत जरूरी है। भले इसकी फसल तैयार होने में समय लगेगा, लेकिन हमारा स्पष्ट विचार है कि इस राज्य को अगर कोई प्रोटेक्ट कर सकता है, इस राज्य की कोई भावना समझ सकता है, इस राज्य को अगर कोई सही दिशा दे सकता है, तो क्षेत्रीय सोच ही, क्षेत्रीय विचारधारा ही इस राज्य को आगे ले जा सकता है। यही था कि हमारा मकसद इसमें
कि हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करें क्षेत्र राजनीति का, जी और लगातार हमने इसके लिए पहल की, और जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं, क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े हुए दल हैं, हम उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी हमारी कोशिश है सभी को हम एक मंच पे लाएं, बातचीत करें कि हमको एक साथ मिलकर चलना है, उत्तराखंड की जनता के लिए संघर्ष करना है, और क्षेत्रीय राजनीति की जमीन अपने राज्य में तैयार करनी है। बिल्कुल तो हमारा यही संघर्ष है कि किसी भी तरह से सबको एक छतरी के नीचे लाया जाए, और जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था, जिसके लोग हमारे शहीद हुए, जी उन सपनों को हम सब लोग मिलकर साकार करें। जी तो यही हमारी सोच है, और हम इसमें लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और जी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मोहित भाई, आप 2 चुनाव लड़ चुके हैं, जी लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी धन बल चाहिए। तो नया दल आपने बनाया, तो वो कैसे मैनेज करेगा कि इतना पैसा चाहिए, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है, तो कैसे मैनेज होगा ये नया दल? देखिए, अभी ये मोर्चा है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, बिल्कुल अभी ये कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, जी और इसका गठन ही मैंने जैसा आपको कहा कि एक संकल्प एक नए विकल्प का है। तो हमारी कोशिश है कि नया विकल्प देना। जी अब वो आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ेगा, उस समय तय करेगा। जी रहा सवाल रिसोर्सेज का, जी तो रिसोर्सेज उत्तराखंड की जनता है, और उत्तराखंड की जनता ही जी स्वाभिमान मोर्चा को आगे बढ़ाएगी। और मैं समझता हूँ कि जब भी जी ऐसी ताकतें चुनाव लड़ती हैं जो जनता के लिए संघर्ष करती हैं, जिन्होंने जनता के लिए सड़कों पे लाठियां खाई हैं, तो जी जनता उनको हाथों हाथ देती है, जी उनको तमाम रिसोर्सेज देती है। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि जब हम लोग जनता के बीच जाएंगे तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी, जी लोग पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, जी और जन भावनाओं के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। जी। अगर बात करें पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में आपकी जो स्वाभिमान मोर्चा था, उसने कई प्रत्याशियों को अधिकृत किया था, आपने उनका सपोर्ट किया था, उनमें से कई जीते भी हैं। तो क्या ये लोग आगे चलकर वो स्वाभिमान मोर्चा के सिपाही बनकर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत ग्राम प्रधान जी स्वाभिमान मोर्चा से जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे ग्राम प्रधान और भी जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जी लगातार हमारे संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि हमें आपके साथ जुड़ना है। जी तो हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ऋषिकेश में एक कार्यक्रम भी हुआ, जी उसमें हमने तमाम उन जिला पंचायत सदस्यों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को और जी। भी तमाम प्रधानों को जी वहाँ पे सम्मानित किया, जिन लोगों को हमने सपोर्ट किया। जी तो इस बार काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है, और काफ़ी बड़ी तादाद में जी हमारे संघर्षों के साथी, हमारी विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग चुनाव जीत के आए हैं। तो हमारे लिए एक बड़ी सफलता के रूप में हम इसे देख रहे हैं, जी और हमें लगता है कि इससे हमारे लिए आगे की राह आसान होगी। जी। मोहित भाई, अगर स्थानीय चुनाव और निकाय चुनाव की बात करें, तो तब वहाँ तो ठीक है, चलो लोकल सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन जब बड़े चुनाव होते हैं, जैसे विधानसभा का चुनाव हो गया, क्योंकि बॉबी पवार ने भी अच्छा मार्जिन से वोट लाए, 1 लाख 1.5 लाख के करीब उनको वोट पड़े थे, लेकिन फिर भी सीट नहीं निकली। तो फिर वहीं त्रिभुवन चौहान के साथ भी हुआ, उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था उनके पब्लिक के, लेकिन जीत अर्जित नहीं हो पाई। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे आगे जाके? देखिए, अभी हमारे सामने 2 चुनाव हुए हैं, बिल्कुल। और आपने देखा होगा बॉबी पवार हमारे भाई को जनता ने अच्छा सपोर्ट दिया, बिल्कुल और इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, उनके रोजगार नौकरी की बात कर रहे थे, जी और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, बिल्कुल और जनता ने उनको अच्छा सपोर्ट किया। एक ऊर्जा का संचार जी सभी के अंदर हुआ कि इस राज्य में बदलाव हो सकता है। जी और उसके बाद उपचुनाव में त्रिभुवन भाई ने भी बहुत अच्छा बिल्कुल परफॉर्मेंस दी है, उनका भी बहुत अच्छा रहा, 9,000 वोट करीब उनको पड़ा। जी तो एक तरह से इस बात को समझा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में के लोग बदलाव तो चाहते हैं, बिल्कुल अगर बदलाव नहीं चाहते तो इतना वोट नहीं मिलता। बिल्कुल अगर बॉबी भाई को 1.5 लाख से ऊपर वोट पड़ा है तो इस बात के संकेत हैं कि लोग राष्ट्रीय पार्टियों को दरकिनार करना चाहते हैं। जी
अगर त्रिभुवन भाई को 9,000 वोट पड़ा है तो ये भी अच्छे संकेत हमारे लिए हैं। तो आने वाले समय में तमाम तरह की चुनौतियां तो हमारे सामने हैं जी और हम पर ये भी आरोप लगाए जाएंगे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं जी और भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे कि कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जी। इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। तो ये तो अच्छा ना, आप उनको डाउट में रखते रहिए और अपना सीट निकालते रहिए। बिल्कुल नहीं, हमारी कोशिश भी यही है कि हम तो लगातार जनता के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब इसको भाजपा कांग्रेस किस रूप में दुष्प्रचारित करती है, जी किस रूप में हमें बदनाम करती है, वो उनका काम है। बिल्कुल। आपने बदनाम की बात करी, तो आजकल सोशल मीडिया पे एक पेज बहुत एक्टिव है, वसूली अभियान मोर्चा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये स्वाभिमान मोर्चा से कैसे जुड़ रहा है ये वसूली अभियान मोर्चा, क्योंकि आपके जो पार्टी के कई सारे लोग हैं, उनकी कई वीडियो चलती हैं, उस पर कई सारी फ़ोटो चलती हैं, ये लोग वसूली करते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि मतलब ये ऐसा आरोप क्यों लग रहे हैं आपके पास? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, या हो सकता है और भी इसमें विरोधी शामिल हों जिनकी राजनीतिक ज़मीन अब खत्म हो रही हो, तो उनको लग गया कि किसी वजह से बदनाम किया जाए और इसी मकसद को लेकर इस पेज को भी बनाया गया है। और मैं समझता हूं कि ये जो साजिशें हो रही हैं, जो षड्यंत्र हो रहे हैं और जो बदनाम करने के जो पीछे जो मनसा है, इसको जनता समझ रही है। बिल्कुल। जनता भली भांति जानती है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या उनकी सोच है। जनता इसको वॉच कर रही है और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जितना बदनाम करने की कोशिश आईटी सेल द्वारा किया जाएगा, उतनी तेजी से हमारा संगठन आगे उभरेगा, उतनी तेजी से हमारे ऊपर जनता का भरोसा होगा। तो इसका मतलब आपका सीधे सीधे आरोप है कि ये भाजपा के द्वारा चलाया जाता है ये पेज? राष्ट्रीय पार्टियां ही चला रही हैं। कोई इसमें सत्ता के लोग हो सकते हैं, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया जा रहा हो, इसमें हो सकता है कि और भी विरोधी हों, लेकिन भाजपा पे क्यों हम लोग कह रहे हैं जी, उसके पीछे भी कारण है। बिल्कुल। हम उसमें भी संभावना जता रहे हैं, क्योंकि जब हम कार्रवाई को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, हम बीच में एसएसपी के पास भी गए थे, हमारी टीम के लोग, डीजीपी को भी हमने लेटर लिखा। तो लेकिन आप देखिए कि कोई भी कार्रवाई उस पेज के संचालक पर नहीं हुई। कौन उस पेज का एडमिन है, कौन उसको चला रहा है, उस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि क्यों बदनाम कर रहा हो। लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं जो सरकार ही कहीं इसके पीछे तो नहीं है, क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो लगता कि कहीं ना कहीं मैसेज जाता कि कौन इसके पीछे है। जी, अगर कार्रवाई की बात करें तो हाल ही में कुछ मुद्दा आया था कि कुछ जो पेज वाले हैं उनको मतलब उन पे ऊपर मुकदमा हो गया था कि उन्होंने सीएम धामी के बदलने की खबर फैला दी थी या प्रचारित कर दी थी। तो क्या मतलब कानून सबके लिए एक बराबर है हमारे उत्तराखंड में, या अलग अलग है कि आम आदमी के लिए अलग है, पार्टी वालों के लिए अलग है? ऐसा है आपकी नज़र में? बिल्कुल, आप देखिए, जब मुख्यमंत्री के विरोध में या सरकार के विरोध में आवाजें उठती हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होते हैं। और हमने तो कई बार देखा कि जो हमारे कुछ साथी, युवा साथी हैं, उनको रातों रात घर से उठा दिया जाता है और सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। बिल्कुल। और उनके साथ हमें और हमारी पूरी टीम खड़ी होती है। लेकिन इस बात को समझ रहे हैं हम लोग कि सरकार किस हद तक डरी हुई है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री बदलने का सवाल है, ये तो चर्चाएं होती रहती हैं। बिल्कुल। आज से नहीं, बहुत पहले से चर्चाएं होती रही हैं। जब भी मुख्यमंत्री जो भी रहा सत्ता में, उसके बदलने की बातें हमेशा से होती रही हैं। लेकिन जब इस बात ये चर्चाएं सोशल मीडिया के जरिए तेजी से फैली, तो जिन लोगों ने भी इन चर्चाओं को आगे बढ़ाया, तो उनके खिलाफ हमने देखा कि
मुकदमे दर्ज होते हैं। जी। और मुकदमे दर्ज कौन करवाता है? सिद्धार्थ अग्रवाल, बीजेपी के लिए। बीजेपी के नेता हैं। जी। अब हमने इनसे पूछा कि जो आपके यहाँ फ्लैट बने हुए हैं, जी। उनसे जो लोग हैं, जो फ्लैट के जो मानक हैं, वो आप पूरे नहीं करते हैं। इस पे जांच होनी चाहिए। जो जमीन पे जो फ्लैट बने हुए हैं वो सरकारी जमीनें हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर हम डीजीपी को लिखा। जो ये शिकायत कर रहा है जी। इसकी भी तो जांच हो। ठीक है, आपने शिकायत कर दी मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कि जो अफवाह उड़ा रहे हैं इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, तो आपके खिलाफ भी तो जांच होनी चाहिए, आपके खिलाफ भी तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि आपने तो सरकारी प्रॉपर्टी पे फ्लैट बनाए हैं। जो फ्लैट बनाए गए हैं वो मानकों के पूरे विपरीत है, उसमें कहीं भी मानकों को फॉलो नहीं किया गया, तो आप पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? तो हमने ये सवाल भी उठाया। तो आप समझ सकते हैं तो सत्ता के लोग हैं, सत्ता पक्ष तो एक तरह से दमन ही करते हैं। जो भी विरोध में बात कहेंगे, जो भी इनके खिलाफ मुखरता से बोलेंगे, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे या जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। लेकिन इसके बावजूद एक अच्छी बात यह है कि हमारे युवा साथियों, जितने भी हमारे लड़ने भिड़ने वाले साथी हैं, उनके मन में कोई ऐसा भय नहीं है, डर नहीं है कि हम जेल जान से हमारा भविष्य क्या होगा, किस तरह से हम लोग के ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होंगे उसको लेकर हमारे युवा अब डरते नहीं हैं। वो मुखरता से बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। आंदोलनों से कई सारे नेताओं का जन्म हुआ हाल ही में, चाहे मूल निवास वो कानून का हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो। तो ऐसे में कौन आगे आएगा, फ्रंट पे कौन आएगा? क्योंकि आपकी पार्टी में भी कई सारे लोग हैं, चाहे कोई दूसरा दल हो, उसमें भी बहुत सारे दल हैं। तो आगे फ्रंट पे आने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन उसे, मतलब कौन तय करेगा कि मैं आगे आऊँगा, मैं चुनाव लड़ूंगा? ऐसे कौन तय करता है? नहीं, चुनाव तो वही लोग लड़ेंगे जिनका जनाधार होगा, जिनकी जनता के बीच पकड़ होगी, जो लगातार जन मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। चुनाव में उन्हीं युवाओं को या उन्हीं लोगों को ही हमारी माता शक्ति है, उन्हीं को जाना चाहिए जिनकी स्वीकार्यता भी हो। और रहा सवाल बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों का, तो अभी जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोशिशें यही रहेंगी कि सब एक छतरी के नीचे आए और सब लोग एक साथ मिलकर चलें। और जब एकता के साथ और मिलकर चलेंगे तभी हम इन राष्ट्रीय पार्टी को मुकाबला कर पाएंगे। तो यही कोशिश आगे रहेगी। और भविष्य के घर में सब चीज़ें हैं कि आगे क्या निर्णय होगा, किस तरह से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, यह भी हम इसमें कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। मोहित भाई, आपकी हाल ही में एक पोस्ट आई थी 2027 चुनाव को लेकर कि आपने बहुत कुछ सोचा कि मैं अब 2027 में चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस पे अब क्या आपकी क्या मन है? अभी भी बदल गया है कि अभी भी वहीं पे हो? देखिए, मैंने एक मन में विचार आया और मेरी सोच स्पष्ट रही है। मैंने स्पष्ट उसमें कहा है पोस्ट के जरिए कि मैं मन बना रहा हूँ। हालांकि मैंने पूरी तरह से ये नहीं कहा कि मैंने मन बना दिया है, लेकिन अभी मेरा मन उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि मैं चुनाव न लड़ूं। और उसके पीछे मकसद यही है कि मैं उन साथियों के लिए उनके पीछे खड़े होकर काम करना चाहता हूं, बिल्कुल, जो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। उन युवाओं को तैयार करना चाहता हूं। अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मेरी सोच ये है कि फिर तो मैं अपनी विधानसभा में ही केंद्रित हो जाऊंगा, वहां से मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा और मेरा पूरा फोकस सिर्फ अपनी विधानसभा तक ही सीमित हो जाएगा। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं तो मैं कम से कम 10 विधानसभाओं में, जो मेरी अपनी सोच है, वहां पर मैं युवाओं को मोटिवेट कर सकता हूं, उनके साथ खड़ा हो सकता हूं, उनके लिए रिसोर्सेज जुटाने में मैं मदद कर सकता हूं, मैं उनके लिए भूमिका निभा सकता हूं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक सीट अगर मोहित डिमरी लड़ता है और चुनाव जीतता है, उसके बजाय अगर 10 सीटें आती हैं तो मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए ज्यादा सही रहेगा 10 सीटें आए, उत्तराखंड के अच्छे भविष्य के लिए। अब मोहित डिमरी किंग नहीं, किंग मेकर बनेंगे? किंग मेकर वाला भी ऐसा सवाल नहीं है। हमारी एक भूमिका है कि हमें ये करना है अपने राज्य के लिए। बिल्कुल। उसमें होता कई बार क्या लगता है कि जब हम चुनाव की बातें करते हैं
तो उसमें अपनी महत्वाकांक्षा ज़्यादा लगती है। बिल्कुल। हम जो भी हम काम करते हैं जनता के लिए, जो भी लड़ते हैं, जो भी हम लोग आंदोलन करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि एक सोच बन जाती है जी। कि इस एक ही मकसद है, चुनाव लड़ना है, बाकी कोई दूसरा मकसद नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कई बार ये भावना अंदर से भी आती है कि कहीं, क्योंकि ये मैसेज भी दिया जाता है कि हाँ भाई जी। गैरसैंण के लिए आंदोलन किया तो उसके पीछे सोच थी कि चुनाव लड़ना है, मूल निवास भू कानून किया तो सोच स्पष्ट है कि चुनाव लड़ना है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि जनता के बीच ये संदेश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी भावना चुनाव से बढ़कर है। चुनाव तो हर 5 सालों में होते रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन अपने राज्य को हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, कैसे इसको बेहतर दिशा में ले जा पाएंगे, वो तभी तो कर पाएंगे कि एक मोहित डिमरी अगर माना चुनाव लड़ता है, जीत भी जाता है, उससे क्या हो जाएगा? उससे तो उत्तराखंड का ना भविष्य बनेगा, ना कोई बदलाव आएगा। जी। अगर एक मोहित डिमरी चुनाव न लड़कर 10 लोगों को तैयार करता है इस राज्य के लिए, जी। तो मुझे लगता है कि उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। बहुत सारे आंदोलन हुए गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए, तो अभी भी सरकार का इतना वो गैर वाला जो रुख है गैरसैंण को लेकर, ये क्यों है? क्योंकि हमने विधानसभा सत्र देखा, 2 घंटे 3 घंटे के से ऊपर सत्र नहीं चला। तो सरकार को कितना सीरियस होना चाहिए अब गैरसैंण को लेकर? नहीं, हमारा तो स्पष्ट मानना है कि सरकार तय करे। जी। सरकार बताए कि हमारी राजधानी है कहाँ, स्थायी राजधानी कहाँ है, सरकार बताए। हम तो सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल। और राजधानी के नाम पर सरकार फुटबॉल का गेम खेल रही है। अब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गैरसैंण को। ग्रीष्म काल में आप मुझे बताओ ना, सरकार कितने दिन वहां बैठती है? अभी 2 दिन का सत्र वहां पर हुआ, 2-3 दिन का सत्र हुआ, कितने घंटे कार्रवाई चली? बिल्कुल। कितना 2-3 घंटे की कार्रवाई भी मुश्किल से नहीं चल पाई। जी। सारा तामझाम आप गैरसैंण ले गए, तमाम तरह के रिसोर्सेज आपने वहां पे लगा दिए। नुकसान किसका है? उत्तराखंड की जनता का तो नुकसान है। बिल्कुल। आप इस राज्य में 25 सालों में स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। आप जनता को नहीं बता पाए कि हमारे राज्य की स्थायी राजधानी कहाँ है। ठीक है। कितना बड़ा धोखा है उत्तराखंड की जनता के साथ, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। ठीक। आप सैर सपाटे के लिए 2 दिन के लिए गैरसैंण जाते हो, फिर वापस देहरादून लौट जाते हो। ठीक। इस राज्य की मूल अवधारणा, इस राज्य को बनाने के पीछे मकसद तो यही था कि पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होगी। पहाड़ में कहाँ होगी? गढ़वाल कुमाऊं के केंद्र बिंदु गैरसैंण में होगी। बिल्कुल। ये अवधारणा इसलिए थी ताकि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ डेवलपमेंट हो सके, वहाँ प्रशासनिक इकाइयाँ पहुँच सके, बिल्कुल। वहाँ के स्कूलों में टीचर हो सके, वहाँ डॉक्टर की तैनाती हो सके, हॉस्पिटल में, वहाँ रोजगार के अवसर लोगों को मिल सके। ये सोच थी कि अगर पहाड़ में हमारे नेता रहेंगे, पहाड़ में हमारी सरकार बैठेगी, पहाड़ में IAS अधिकारी बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पहाड़ का दर्द महसूस होगा। बिल्कुल। आज तो यहाँ पर अधिकारी जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, वो सब तो AC रूम पर बैठकर नीतियां बना रहे हैं। अगर वो गैरसैंण में होते तो कहीं ना कहीं उनका विजन क्लियर पहाड़ को लेकर होता, वहाँ की चुनौतियों को लेकर होता, वहाँ के कष्ट को लेकर होता, वहाँ की महिलाओं के दर्द को लेकर होता, लेकिन उनकी सोच तो स्पष्ट रही नहीं है। अब आप देखिए, हिमाचल प्रदेश है, उसकी राजधानी शिमला है। आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, श्रीनगर में, सिक्किम देख लीजिए आप, ये भी तो पहाड़ी क्षेत्रों में है। यहाँ क्यों नहीं आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर देते हैं? आप हिम्मत तो दिखाइए। आपके अंदर वो ताकत है ही नहीं, आपके अंदर वो सोच है ही नहीं, क्योंकि आपको तो मैदान का वोट बैंक भी देखना है कि कहीं मैदान के लोग नाराज ना हो जाएं, इसलिए हम गैरसैंण राजधानी कैसे बना दें। आप तो ये सोच सकते हो। तो इससे तो पहाड़ कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आज आप देखिए, देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, ये एक तरह से विकसित है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ठाक हैं, एजुकेशन हब है, कनेक्टिविटी अच्छी है, बिल्कुल, रोडों की हालत अच्छी, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन संतुलित विकास कैसा होगा जब दूरस्थ क्षेत्र में, जो दूरस्थ गांवों में जो लोग हैं
वहां विकास की किरणें पहुंचेंगे। वहां विकास की किरणें कैसे पहुंचेंगी? जब राजधानी पहाड़ में होगी, जब प्रशासनिक इकाई पहाड़ में होगी, जब अधिकारी पहाड़ में बैठेंगे, तब जाकर हमारे पहाड़ का डेवलपमेंट हो पाएगा। बिल्कुल। अगर बात करें दोनों ही पार्टियों की, अगर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस कहती है कि हमें मौका, मतलब हमारे पास समय कम था इसलिए हम नहीं बना पाए, हम काम करना चाहते थे। अगर 2027 में फिर सरकार बनती है बीजेपी कांग्रेस की या किसी और दल की, तो उनका क्या स्टेटमेंट होना चाहिए कि सीधे सीधे भाई गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करो? तो आपका क्या मानना है इस पे कि 2027 में या जब भी सरकार बनेगी तो स्थायी राजधानी घोषित होनी चाहिए गैरसैंण? देखिए, अभी तो कांग्रेस कह रही है, मैं तो हरीश रावत जी की कई बार स्टेटमेंट देख रहा हूँ, लगातार कह रहे हैं कि 2027 में कांग्रेस सरकार आते ही हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। उनका स्टेटमेंट बहुत लगातार चल रहा है जी। मैं उनसे यही पूछना चाह रहा था कि जब इस समय सत्र हुआ तो एक भी विधायक ने गैरसैंण राजधानी की बात क्यों नहीं की? आप जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो इतने सालों से? आप भी तो 2014 में मुख्यमंत्री बने, तब बनाते आप राजधानी, विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाते, बोलते कि अब हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण है। आपने तो कहा नहीं, अब आप कह रहे हैं विपक्ष में। कल कांग्रेस सत्ता में आएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी के अजय भट्ट जी कहेंगे, ये धामी जी कहेंगे, ये त्रिवेंद्र रावत जी कहेंगे गैरसैंण स्थायी राजधानी होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जनता को दोनों राष्ट्रीय पार्टियां किस तरह से गुमराह कर रही हैं राजधानी के नाम पे। इनके अंदर इच्छा शक्ति है ही नहीं राजधानी को लेकर। अगर होती तो आज तक बन जाती। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं इसमें आम जनता को ये समझना होगा कि ये सिर्फ आपके साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं आपके साथ, आपके सपनों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। और इनको आप सबक सिखाइए एक बार। बिल्कुल, जनता को सिखाना चाहिए जी। और राजधानी हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। हमारे लिए पहाड़ की आत्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक तरह से हमारी लिए गैरसैंण राजधानी का होना जी। पहाड़ का चहुमुखी विकास है। यहाँ के जो संकट हैं, यहाँ के जो कष्ट हैं, जो यहाँ के लोगों ने दर्द सहा है, उन पर मरहम तभी लगेगा जी जब गैरसैंण राजधानी बनेगी। जी। अगर मोहित डिमरी से पूछा जाए कि जो भाजपा की सरकार है, 4 साल पूरे हो गए हैं धामी जी की सरकार को, तो उनके अगर कुछ अच्छे काम आपको लगे कि हाँ इन्होंने ये काम अच्छा किया है, क्योंकि सरकार कोई ना कोई भी हो कुछ तो काम अच्छा ही करती है। अगर बात करें यूसीसी के, तो यूसीसी कानून आपको कैसा लगा कि गैरसैंण की जगह, यूसीसी की जगह अगर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर दिया होता तो पूरी पहाड़ की जनता खुश हो जाती? तो यूसीसी लागू होने से क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, इस पे मोहित डिमरी क्या सोचते हैं? मेरी समझ में बात ये नहीं आई जी। यूसीसी से फायदा किसको हुआ? ये जो सबके इसमें था कि सबके लिए समान कानून है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या किसी भी समुदाय का हो। यूसीसी से हमारी जो अपनी संस्कृति है इस पे बहुत जबरदस्त प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब आप बताइए कि बिना शादी के अब सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है, बिना शादी के कोई भी 2 व्यक्ति साथ रह सकते हैं, कोई भी कपल साथ रह सकता है। बिल्कुल, उसको शादी की आवश्यकता नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड की संस्कृति कभी ऐसी रही है? उत्तराखंड क्या, भारत की भी कभी तो ऐसी संस्कृति हमारी रही नहीं है कि बिना शादी के कपल साथ में रहे। इसका मतलब आप हमारी संस्कृति पर प्रहार कर रहे हो। हमारी संस्कृति को आप खत्म करना चाहते हो। यूसीसी से हमारी संस्कृति पर बहुत बड़ी चोट पहुंची है। इसका तो बहुत विरोध हुआ। आप कैसे कानून बना रहे हो इस राज्य में? विरोध तो हुआ लेकिन पास तो हुआ बेगम। अब उनके पास ताकत है, विधानसभा में इनके पास मैंडेट है, तो कोई भी कानून बना सकते हैं। बिल्कुल। विरोध सड़कों पे हमने भी किया लगातार। हमने कहा ये तो सही नहीं है, ये निर्णय उत्तराखंड के हित में नहीं है, यहाँ की संस्कृति आप खत्म करना चाहते हैं। तो हमने इसका विरोध किया और एक तरह से प्रयोग चल रहा है इस राज्य में, और इसके आने वाले समय में
बहुत गंभीर परिणाम भी मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। जी इसका तो हम विरोध कर रहे हैं। ये कानून तो उत्तराखंड की जनता के हित में नहीं है। बिल्कुल। मोहित भाई, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि आप पहाड़ के रहने वाले हैं, पहाड़ की समस्याओं को अच्छे से जानते हैं, तो अगर आप कल की डेट में चाहे किसी की भी सरकार बने, तो सरकार को किन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए कि जो पहाड़ हो, शहर हो, सब एक समान हो, सबका विकास एक समान हो? तो किन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार को सबसे पहले सोचना चाहिए उस व्यक्ति के बारे में जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, जो गांव के, जो दूरस्थ इलाकों में किसी गांव में रहने वाला व्यक्ति, जहां आज भी विकास नहीं पहुंचे है। सरकार के केंद्र में वो व्यक्ति होना चाहिए जो सड़क से वंचित है, जो एजुकेशन से, हेल्थ से वंचित है, जो रोजगार से वंचित है। सरकार का फोकस उस व्यक्ति पे सबसे पहले होना चाहिए। उसका जीवन कैसे बेहतर हो सके, उसके जो सपने हैं वो कैसे पूरे हो सके। अगर वो व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उसके बच्चे अच्छा रोजगार पाएं, उसके घर की माली हालत ठीक हो, आर्थिक संपन्नता आए, ये कैसे हो? सरकार अगर इस पर काम करे, उसके जीवन यापन को सुधारने पर सरकार ध्यान दे और नीतियां उसके पक्ष में बनाए और वो नीतियां वहां तक पहुंचे, तो जो कल्याणकारी मॉडल की हम बात करते हैं कि एक कोई भी सरकार का एक उद्देश्य होता है, उसका एक ध्येय होता है कि जन कल्याण करना है, जनता के लिए काम करना है, उसके पक्ष में नहीं देखना है, तो वो मंशा दिखनी भी चाहिए, होना भी चाहिए। अंतिम व्यक्ति जो है वहां तक विकास पहुंचना चाहिए। ये सरकार के केंद्र बिंदु में ये बातें होनी चाहिए। लेकिन अभी तक हम देखते हैं पहाड़ की स्थिति हमारे सामने है। मोहित भाई, अगर बात करें, एक से मैं आपसे थोड़ा सा मैं एक और क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ इसमें, क्योंकि अगर बात करें चुनावी मुद्दों के, क्योंकि हर कोई जनता बोलती है कि भाई नेताजी आते हैं, चुनाव में खूब वादे करके जाते हैं, जीत जाते हैं तो उसके बाद दिखाई नहीं देते, या तो फिर पूरे कार्यकाल में गायब रहते हैं, तो फिर जनता कैसे भरोसा करेगी अब आगे? देखिए, इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो समझने होंगे। जब चुनाव होता है तो आपने देखा होगा, आज का चुनाव और कुछ साल पहले अगर आप जाएं, बहुत अंतर आ गया है। बिल्कुल। हम सवाल नहीं करते। मुझे आप बताइए, माना कोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, जनता के बीच वोट मांगने गया, तो कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो उनसे पूछते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सड़कें नहीं है, संचार नहीं है, तमाम तरह की असुविधाएं हो रही हैं और आपको इस पे काम करना है। कितने ही लोग ये सवाल पूछते होंगे? मुझे नहीं लगता कि 1% लोग भी ये सवाल पूछते होंगे। जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है वो समझ गया है कि मुझे वोट कैसे लेना है। सही बात। वो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए एक विधानसभा चुनाव में खर्च कर रहा है। उसका मकसद है प्रत्येक वोटर तक 2 से 3 हजार रुपए पहुंचाना, उस वोटर को शराब पिलाना, तमाम तरह से प्रलोभन देना। उसका एक मकसद है, उसको पता है कि इसी मकसद के जरिए मैं कामयाब हो पाऊंगा प्रलोभन देकर। वो यही कर रहा है और चुनाव जीत रहा है। तो उसकी समझ में एक बात तो आ गई है कि पैसा कमाओ और चुनाव के समय खर्च करो, उसको जनता पर खर्च करो और विधानसभा पहुंचो या कहीं भी और भी, जहां भी जिस पद के लिए लड़ रहा है वहां पहुंचे। आपने जिला पंचायत चुनाव में देखा कौन लोग इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष बने? सारे बीजेपी जो भी बने जी। मुझे एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष का ऐसा चुनाव बता दो जिसमें पैसा ना दिया गया हो। जो भी अध्यक्ष बन रहा उसने पैसा दिया। 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए में एक सदस्य को प्रलोभन देकर, पैसा देकर उसका वोट लिया गया। तो ऐसी व्यवस्था हो गई हमारी। अब हम जनता को ये भी समझना होगा कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं तो कहूंगा कि जनता को अब इस पर सोचना पड़ेगा। अगर
प्रलोभन के नाम पर अगर वोट पड़ते रहे, जी, नेता का तो भला हो जाएगा, वो तो पैसा कमा लेगा, लेकिन उसका क्या असर हो रहा है, उसके बच्चों को क्या हो रहा है। बिल्कुल। इस बात को लेकर सोचना पड़ेगा आम जनता को कि जो वोट उसकी ताकत है, जनता की वोट की एक बड़ी ताकत है, उस वोट की ताकत को अगर वो ढंग से समझेगी, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगी, ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताने में भूमिका निभाएगी जो उनके बीच का हो, ईमानदार हो, संघर्ष करने वाला हो, तो कहीं ना कहीं जनता आगे बढ़ेगी, उनका भविष्य बनेगा। बिल्कुल। मोहित भाई, एक वाक्य मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि जब हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी महिलाएं हैं और आजकल बिहार में जो बिहार बंद का ऐलान हुआ था, तो वहाँ पे एक महिला है, उसको जब पत्रकार ने पूछा तो आप यहाँ क्यों आए हो, तो उसने बोला कि मोदी जी को किसी ने गाली दी। अब उसने पूछा किसने गाली दी, तो बीजेपी वाले ने। तो लोगों को जब इतना ही पता नहीं है कि कौन सी पार्टी कौन है, कौन किसका नेता है, तो वो कैसे मतलब किसी को अपना प्रत्याशी चुनेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आप देखिए, आम जनता जो है उनको ना पंचायत चुनाव को पता है, ना निकाय चुनाव को पता है, बिल्कुल, ना विधानसभा लोकसभा का पता है। नई पीढ़ी में भी मैं बहुत, हाँ, ऐसा नहीं कि सभी को नहीं पता, लेकिन नई पीढ़ी में जब मैं देखता हूँ, जब मैं अपने नौजवान साथियों से पूछता हूँ लोकसभा विधानसभा में अंतर बताइए, कौन सा चुनाव चल रहा है, किस तरह के चुनाव हो रहे हैं, ये पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव में आप अंतर बताइए, किस तरह की हम सरकार चुनते हैं, क्या ये पूरी प्रक्रिया है, तो अधिकतर युवा साथी इसका जवाब नहीं दे पाते। उन्हें पता ही नहीं होता विधानसभा लोकसभा चुनाव में क्या अंतर है, हम किसको वोट कर रहे हैं। तो जब हमें इतने हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो हम कैसे एक बेहतर नेता का चुनाव कर पाएंगे। तो मैंने कहा ना कि जब तक हमारे अंदर वो जागरूकता नहीं आएगी, वो समझ नहीं आएगी कि हमारी जो वोट है उससे हम अपना कैसे अच्छा भविष्य बना सकते हैं, अपने राज्यों को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं, वो समझ पहले हमें अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। मोहित भाई, आपने चुनाव लड़े हैं, आप ये चीज़ अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि कैडर वोटर हमेशा होता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। एक वो होता है जो पक्का वोटर है कि भाई मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, एक व्यक्ति वो होता है जो बोलता है कि मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा, एक वो होता है कि कोई निशान के नाम पे वोट देता है कि मैंने हाथ पे दे देना है, कमल पे दे देना है। तो इन वोटरों को कैसे टारगेट करेंगे आप, कि आने वाले चुनाव में कैसे उनको समझाएंगे कि कौन सी पार्टी कैसी है, इसके कारनामे क्या है, हम लोग क्या मकसद लेकर आए हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे आप इसे। हाँ देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कैडर है, बिल्कुल, और कांग्रेस का भी अपना कैडर है जी, और हमारे सामने चुनौतियां हैं जी, अपना एक नया कैडर तैयार करने की, और इसी को लेकर हम लगातार संगठन पर काम कर रहे हैं जी, संगठन बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, अपना कैडर तैयार कर रहे हैं, और विचारधारा से ही कोई भी व्यक्ति जुड़ता है, और जो हमारे अपने सोच है, विचार है, उससे लोग जुड़ भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारा कैडर भी राष्ट्रीय पार्टी जैसा ही मजबूत होगा। जी। अगर मोहित भाई, अगर बात करें 2027 के चुनाव की, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो आपकी पार्टी लेकर जाएगी, मेन मुद्दे कि भाई हमें ये बदलने हैं, इससे ही हमारा भला होगा। अगर आप 2027 में अगर पार्टी जीत जाती है आपकी, तो कौन सीएम की रेस में रहेगा, फिर कौन सीएम फेस रहेगा अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो? देखिए, अभी सीएम फेस की तो खैर कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरा ये भी मानना है कि जी, पहले हमारे लिए जी, उत्तराखंड के सवाल हैं, मुद्दे हैं। अगर हम सीएम फेस की बात करते हैं जी, और उससे कहीं ना कहीं मुद्दे हाशिए पर चले जाएंगे। बिल्कुल, अभी मुद्दे जरूरी हैं, पहले हमारे लिए मुद्दे बहुत जरूरी हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। जी, जैसे हम लोग का एक सपना है स्थायी राजधानी गैरसैंण हो, ये हम जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर तो जाएंगे। बिल्कुल, मूल निवास भूखंड का अपना एक हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसे जो बेहतर और जो और भी मुद्दे हैं, जैसे रोजगार के सवाल हैं, इसको लेकर हम जाएंगे कि यहाँ की
युवाओं के लिए हम रोज़गार के और भी अवसर या सरकारी नौकरियों में हमारे युवाओं को कैसे अवसर मिले, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जी पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्कूलों की स्थिति है, ये सारे हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। भ्रष्टाचार है, बिल्कुल। आम जनता से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। जी ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जैसे परिसीमन भी अब एक बड़ा मुद्दा जी होने जा रहा है। ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर जनता के बीच जाएंगे हम लोग और जी अपनी बातें कहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जनता हमारी सोच को, हमारी विचार को जी आत्मसात करेगी और हम पर भरोसा करेगी और जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं उसमें भागीदारी निभाएगी। जी। मोहित भाई, समय की सीमाओं को देखते हुए मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या स्वाभिमान मोर्चा की शुरुआत ऋषिकेश वाले प्रकरण से हुई थी, जो ऋषिकेश में घटना हुई कि जो उनके वहाँ पे चुनाव हुआ था, उसके बाद विधानसभा चुनाव, इस क्या नाम था उनका, नाम भूल गया। अच्छा, ये निकाय शंभू पासवान। अच्छा, शंभू जी। पासवान, हाँ। क्या शंभू पासवान के जो प्रकरण हुआ था कि क्या उसी से ये पार्टी का जन्म हुआ है, उसी मुद्दे को देखते हुए कि हमारा स्वाभिमान बचा रहेगा, हमारा सब कुछ बचा रहेगा कि अगर हम अपने ही लोगों को चुनकर आगे भेजेंगे? देखिए, इसके पीछे तो आप इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे जी। तो आप देखेंगे लंबे समय से हम लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं। वो तो है ही। बेरोजगारी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ, जी आपने देखा होगा। बिल्कुल। मूल निवास भूभागों के लिए एक लंबा संघर्ष राज्य में चलता रहा हम्म, और ये संघर्ष आज भी जारी है। बिल्कुल। एक सोच इसके पीछे यही उत्पन्न हुई कि ये संघर्ष कब तक रहेगा, बिल्कुल ये सड़कों पे ही लड़ते रहे, सही बात। आंदोलन ही करते रहे। जब तक विधानसभा के अंदर नीतियां नहीं बनेंगी, विधानसभा के अंदर हमारे युवा साथी नहीं जाएंगे तो कैसे बदलाव हो पाएगा? तो इसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। सही बात। तो फिर तय हुआ कि एक हम लोग अभी राजनीतिक रूप से एक नए विकल्प के लिए स्वाभिमान मोर्चा का गठन करते हैं और मोर्चा का गठन हुआ और लगातार हम उस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये प्लेटफॉर्म जो है ये एक तरह से राजनीतिक विकल्प का प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल अभी तक हम सामाजिक रूप से आंदोलन कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन अब पॉलिटिकल तरीके से कैसे इन मुद्दों को आगे ले जाएं, जनता के बीच लड़ें, संघर्ष करें, जी तो इसके लिए हमारा स्वाभिमान मोर्चा एक प्लेटफॉर्म है बिल्कुल। और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी ये लंबे समय जो संघर्ष चल रहा है उसी का नतीजा स्वाभिमान मोर्चा है। और क्षेत्रीय अस्मिता को हम कैसे जी लोगों को इससे जोड़ें, अपनी संस्कृति से, अपनी पहचान से, अपनी ज़मीनों से, अपनी भाषा से, तमाम तरह से वो सोच डेवलप करें कि उत्तराखंड राज्य के पीछे जो मंशा थी वो क्यों साकार नहीं हो पा रही है, उसके पीछे क्या कारण है और हम कैसे उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये इसको लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और मैं समझता हूँ कि जनता का जैसा भरोसा हमें मिल रहा है, निसंदेह हम बदलाव की राह में आगे बढ़ रहे हैं। जी। मोहित भाई, अंत में आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे लंबा अनुभव हो गया आपको राजनीति का, तो अभी तक कैसा अनुभव देखते हैं अपने आप को कि मैं राजनीति से आपने क्या सीखा अभी तक? मतलब चाहे आपने कोई सा विधानसभा चुनाव लड़ा, पंचायत चुनाव लड़ा, इसके साथ साथ इतने सारे आंदोलन हो गए, तो राजनीति जो आम इंसान है उसको क्या सीख देकर जाती है? देखिए, राजनीति में जी यही है जो हमने सीखा, जी। लगातार संघर्ष। तब तक जब तक सत्ता नहीं मिलती। नहीं, संघर्ष लगातार है। जी सत्ता तो एक ठीक है, अगर आदमी संघर्ष करेगा, एक दिन विधायक बनेगा, एक दिन सांसद बनेगा, तमाम तरह से पद मिलेंगे जी लेकिन राजनीति आपको बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। राजनीति सिखाती है आपको किस तरह से जीवन में संघर्ष किया जाता है, किस तरह से आप जो आपके आसपास के लोग हैं बिल्कुल उनकी सोच, उनकी समझ को आपको गहराई से समझना होता है। बिल्कुल। राजनीति से एक तरह से चुनौतियां बहुत सारी इस फील्ड में हैं और इन चुनौतियों की वजह से मैं जो जान पाया, जो समझ पाया जी कि बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं बिल्कुल। कि रास्ता बहुत कठिन है, इसमें सड़कों पे संघर्ष बहुत ज़्यादा है। जी कई बार होता क्या है कि लगता आसान है कि बिल्कुल। हम
इस फील्ड में आते हैं और तुरंत हमें वो मुकाम मिल जाए जो हम सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। बहुत किस्मत के धनी लोग होते हैं जिनको आसानी से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जिनकी बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं होती है, जो जमीन से निकलते हैं, उनको एक लंबा संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो ये संघर्षों का रास्ता है। जी। अब मैंने तो हमेशा यही सीखा है कि लगातार जनता के लिए लड़ते रहो, उनकी आवाज बनते रहो, उनके लिए संघर्ष करते रहो, ये ना सोचकर कि हमें क्या मिलेगा। बिल्कुल। अगर हम ये सोचते हैं कि हमें ये पद मिलेगा इसलिए हमें संघर्ष करना है, तो मैं समझता हूं कि वो हमारी एक लालसा, एक तरह से हमारी एक महत्वाकांक्षा उस तरह से हो जाती है फिर कि हम इस पद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि संघर्ष करते रहना चाहिए, पद मिले न मिले, जो भी स्थिति रहे, लेकिन जनता की लड़ाई है वो निरंतर बनी रहनी चाहिए। उनके संघर्षों में हमेशा हमें खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। मैं ही समझता हूँ जो आने वाले हमारे जनरेशन है, युवा साथी, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि उनको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में युवा साथी राजनीति में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। उनको कदम रखना चाहिए और ऐसी राजनीति करनी चाहिए, आजकल की राजनीति की तरह नहीं जो आप देख रहे हैं, धन बल की राजनीति, बाहुबली, वो राजनीति नहीं। ऐसी राजनीति जो इस व्यवस्था को बदले, जो अपने समाज को बेहतर दिशा दे, अपने आसपास के लोगों के जीवन को बदले। राजनीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जनता की बेहतर सेवा करें, उनके लिए बहुत अच्छे सुविधाएं हम उनको दें, यही तो राजनीति का मकसद है। बिल्कुल। किसी गांव में पानी नहीं तो वहाँ पानी पहुँचा दे, कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर पहुँचा दे, कहीं बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दें, नशे की लत लगी या ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं तो उनको उससे बाहर निकालें, मतलब बेहतर समाज का निर्माण करें। राजनीति का यही मकसद, उनको बेहतर सुविधाएं दें। तो युवाओं को आना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ, और लगातार जनता के लिए संघर्ष करना चाहिए। और जितना आप संघर्ष करेंगे, जितना आप तपेंगे, जितना लोगों की आवाज बनेंगे, जनता का भरोसा आपके ऊपर होता रहेगा और एक दिन आप जरूर सफल होंगे। लेकिन फिर कहूंगा कि वो लालसा नहीं होनी चाहिए कि मुझे उस पद पे जाना है, इस पद पे जाना है। बस आप ईमानदारी से करते रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। जैसे मोहित डिमरी हैं, 2 हार होने के बाद भी लगातार आज भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई और होता तो वो 2 हार के बाद कहीं किनारा कर लेता या राजनीति छोड़ देता या संघर्ष करना छोड़ देता। नहीं, हमारे, मैंने आपको कहा ना कि संघर्ष का रास्ता चुना है हमने जी। वो संघर्ष का रास्ता लगातार जारी रहेगा, चाहे नतीजे पक्ष में हो या ना हो जी। वो हम कभी नहीं उससे पीछे हटेंगे जी। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, ये जनता के लिए हमारा संघर्ष चलता रहेगा। जी। और जिस उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं, जो हमारी सोच है, जब तक वो सपना साकार नहीं हो जाता है, मैं समझता हूँ कि हम सड़कों पे लड़ते रहेंगे। जिस दिन जनता मौका देगी, मुझ जैसे बहुत सारे नौजवान साथी सड़कों पे लड़ रहे हैं, जनता जिस दिन उन्हें सिर आंखों पे बिठाएगी, उनको आगे बढ़ाएगी, उसी मैं समझता हूँ कि हमारा सपना कहीं ना कहीं, हम उस सपने को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो मोहित भाई, बहुत सारी बातचीत हो गई उत्तराखंड की राजनीति को लेकर, आपका जो विजन है उसको लेकर भी, तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप हिली पॉडकास्ट पर आए और आपने इतना अच्छा समय हमें दिया और हमारे दर्शकों तक भी अपनी बात पहुंचाई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हिली डिजिटल मीडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे अवसर दिया। और मैं लगातार आपके चैनल को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, आप जनता से जुड़े हुए सवालों को लगातार उठा रहे हैं। एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपके माध्यम से हम जैसे बहुत सारे लोगों को मिल रहा है जो अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। तो मैं आपको बधाई दूंगा और शुभकामनाएं देता हूँ।